नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीएच पर। आरएसएस और बीजेपी का जो रिश्ता है वो बड़ा मजेदार रिश्ता है। चूंकि हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक हैं तो विस्तार में तो उनसे सुनेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, चूंकि मेरा भी फील्ड ऑफ रिसर्च वही है, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री। तो एक बयान आता है गुरु गोलवलकर का, बयान भी क्या, उनसे किसी ने पूछा, किसी पत्रकार ने पूछा कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में क्या रिश्ता है। उस जमाने में बीजेपी नहीं थी, उस जमाने में जनसंघ था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो आरएसएस का कार्यकर्ता होता है वो होता है जमूरा, और हम होते हैं मदारी, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है मदारी होता है। तो हम उससे कहेंगे तुम पत्रकार बन जाओ तो वो पत्रकार बन जाएगा, हम उससे कहेंगे नेता बन जाओ तो वो नेता बन जाएगा, अगर हम उससे कहेंगे कि तुम आर्मी में चले जाओ तो वो आर्मी में चला जाएगा। ये बात सुनने में निश्चित रूप से मुझे भी हंसी ही आएगी, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है कि आरएसएस ने अपना एक पूरा संजाल ऐसे खड़ा किया जिससे अलग अलग जगह पर लोगों को भर्ती किया। बाकायदा पत्रकारिता में तो एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। एक साहब तो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के लिए पत्रकारिता करता था, फिर मुझे लगा कि मैं भाजपा के लिए ही चुनाव लड़ूं। और मोदी युग के आने से पहले ये माना जाता था कि आरएसएस ही पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रित करता है। और अब इस बार भी ये खबर चली कि मोदी जी भाग कर गए थे नागपुर और उनकी संघ प्रमुख से मीटिंग हुई है पहले राउंड के चुनाव के बाद, क्योंकि चूंकि कार्यकर्ताओं का जिस स्तर का संजाल है आरएसएस का, उसके पास अपडेट्स बहुत अच्छी होती हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हर चुनाव के पहले आरएसएस का एक सर्वे भी होता है जो कोई ना कोई जारी करता है, पता नहीं सही या गलत, लेकिन सर्वे तो वो कराते हैं। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के अभी के अध्यक्ष, और अध्यक्ष शब्द पे जोर मैं इसलिए दे रहा हूं कि वो सिर्फ अध्यक्ष हैं, जिनको कैमरे की जद में आने से अक्सर हटा दिया जाता है, माले से सर निकाल दिया जाता है, ये सारा कुछ हमने देखा है, लेकिन है तो अध्यक्ष। अगर वो कहते हैं, और ये बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब आरएसएस का बीजेपी पे कंट्रोल नहीं रह गया है, अब बीजेपी वो बीजेपी नहीं है जो पहले थी, ये मोदी की बीजेपी है। और मोदी जी ने भी अपने एक बयान में कुछ इस तरह की बातें कही कि ये लोग जो आए हैं भाजपा के लिए नहीं, मेरे लिए आए हैं, वगैरह वगैरह। तो हमें लगा कि क्या वाकई इस तरह की कोई खटास पड़ी है, या फिर ये सारा कुछ किसी और वजह से किया जा रहा है। राकेश भाई ने काफी पहले इस पर काम किया था, अभी भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं, सीधे आपको कैमरा दे रहा हूं, माइक दे रहा हूं, अपनी बात आप बताइए। बहुत शुक्रिया अशोक भाई। आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते को देखकर सचमुच में कई बार जब इस तरह की बयानबाजी होती तो हंसी आती है। एक सूफी कलाम है, गजल है, जिसको कहते हैं सूफी निस्बती गजल। उसमें एक लाइन आती है, ये पर्दादारी उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून को मेरे तबाह कर दे। उसमें एक आगे लाइन आती है, ये पर्दादारी या ये तमाशा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा। तो संघ और बीजेपी का जो रिश्ता है वो मुझी में रहकर मुझी से पर्दे वाला लेकिन रिश्ता मिर्जा है। मिर्जा गालिब ने भी तो कह दिया है, कुछ तो हो जिसकी पर्दादारी हो। तो हो सकता है सूफियों की जगह गालिब साहब की ज्यादा सुनते हो ये लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हो सकता है। लेकिन सचमुच ये पर्दा आज उठाने की जरूरत है, और पर्दा उठाने का बहुत कुछ काम जगत प्रकाश नड्डा जी ने कर दिया है। हम सब जानते हैं 1925 में संघ बना, और उसके बाद जो कुछ इतिहास में आपने बहुत लिखा है, सारे लोग ज्यादातर चीजें आप जानते हैं। उसके बाद उनका जो पॉलिटिकल फ्रंट है वो पहले जनसंघ, फिर भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे सामने है। दो तीन बातें बहुत स्पष्ट करना जरूरी है कि जेपी नड्डा आज जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अब नरेंद्र मोदी की भाजपा आरएसएस के भरोसे नहीं है। कम से कम ऐसा उन्हें खुद को तो भरोसा है कि मोदी ने अपनी पार्टी खड़ी कर ली है, अब उसे संघ के कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बयान आया है, यहां तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्फा लगा है, और उसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं जिनका आपने उल्लेख किया, जिसका मैंने बहुत पहले विस्तार से विश्लेषण किया था, तमाम देश भर की वेबसाइट्स और अखबारों में छपा था। एक एक बिंदु हम लेते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक थे, सब जानते हैं। संघ की ओर से ही वे भारतीय जनता पार्टी में डेप्यूट किए गए थे। हमारे दर्शक जानते होंगे, जो न जानते हैं उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में एक व्यक्ति भेजा जाता है जो महामंत्री संगठन कहलाता है। चाहे वो राष्ट्रीय इकाई हो, चाहे प्रदेश इकाई हो, चाहे संभाग की इकाई हो या जिला इकाई हो। राम महामंत्री माधव जैसे संगठन, लोग। जी बिल्कुल, महामंत्री संगठन
संघ की ओर से ही आता है, स्पष्ट रूप से बाकायदा संघ की जो प्रतिनिधि सभाएं होती हैं साल में 2 साल में, उसके बाद जो बयान जारी होते हैं, दायित्व परिवर्तन होता है, उसमें उल्लेख होता है कि अब फला फला व्यक्ति संघ के कार्य से मुक्त करके भारतीय जनता पार्टी में भेजे जा रहे हैं और अब ये मध्य प्रदेश के महामंत्री संगठन होंगे, मुरलीधर राव हों, शिव प्रकाश जी हों, जो भी हों उनके नाम, इसी तरह राम माधव या बाकी लोग। तो एक तो ये कहना बेमानी होगा कि संघ और बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं है। संघ हमेशा से ही इस पर तो राकेश भाई मुझे लगता है कि अब जो उनके सबसे बड़े से बड़े समर्थक हैं वो भी अब कुछ नहीं कहते हैं, ये सारी बातें 90 के पहले कही जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल अभी खुद भी नहीं कहते और पर्दा हटा दिया गया है, हट चुका है। सब जानते हैं कि बीजेपी के चुनावी अभियान में संघ के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, प्रचारक किस तरह काम करते हैं। हर मौके पर साथ देने के लिए खड़े होते हैं। जब भी बीजेपी परेशानी में हो, संघ खड़ा होता है। लेकिन मोदी युग में क्या हुआ है, ये जरूर जानना जरूरी है। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से लेकर आज तक, बहुत जरूरी जानकारी दे रहा हूं अशोक जी, 2014 में प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी की संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई है। सिर्फ एक बार सितंबर 2015 में जब पहली बार सरकार बनी थी, तो चाणक्यपुरी दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में, अब तो मध्य प्रदेश भवन टूट गया, उसका रेनोवेशन चल रहा है, उस मध्य प्रदेश भवन में सत्ता और संगठन की एक समन्वय समिति की बैठक हुई थी। उसमें राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, अरुण जेटली, इसमें 3 लोग तो अब दुनिया में नहीं है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत मौजूद थे। बाकायदा इसमें संघ की अपेक्षाएं सरकार को बताई गई थी, सरकार का आगे क्या रोड मैप होगा वो सरकार ने संघ को बताया था। उसके बाद से आज तक सरसंघ चालक से प्रधानमंत्री नहीं मिले हैं। सार्वजनिक समारोहों में जो उनकी मुलाकातें हैं वो मंचीय मुलाकातें हैं, चाहे वो राम मंदिर के भूमि पूजन का अवसर हो या प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो। इसके अलावा मोहन भागवत से वे कभी नहीं मिले। तीसरी बात, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अनेक बार नागपुर गए हैं, लेकिन अशोक जी, नरेंद्र मोदी आज तक संघ मुख्यालय नहीं गए। रेशम बाग या रेशम बाग जो कहा जाता है, आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक संघ मुख्यालय नहीं गए। उस संघ मुख्यालय, उस रेशम बाग में जहां पर डॉक्टर हेडगेवार का स्मृति मंदिर बना है, जहां पर दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर का स्मृति मंदिर बना है, अभी इसी अप्रैल में, उसके कितने साल हुए होंगे, 1962 में शायद 5 अप्रैल को उसकी स्थापना हुई थी, 5 अप्रैल 1962, उसका हीरक जयंती समारोह होने वाला होगा अब तो। लेकिन नरेंद्र मोदी आज तक अपने पुरखे डॉक्टर हेडगेवार और गोलवलकर की समाधि पर पुष्प अर्पित करने नहीं गए। सरकारी कार्यक्रमों में गए होंगे अनेक बार नागपुर, अब वे कब गए इसका भी एक बार स्मरण कर लें हम। अशोक जी, अभी अभी गए नरेंद्र मोदी, पहले चरण के मतदान के बाद जब ये संदेश आया, इस तरह की खबरें आई कि हालात ठीक नहीं है, तो 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मुश्किल से 23 दिन पहले नागपुर में नाइट होल्ड किया है। पहली बार रात्रि विश्राम किया। उनकी किन लोगों से मुलाकात हुई, संघ के किन पदाधिकारियों से मुलाकात हुई, अब तक पर्दे में है, लेकिन सरसंघ चालक से मुलाकात उनकी नहीं हुई है। अब भी वे संघ मुख्यालय नहीं गए, नहीं, उस दिन भी नागपुर में उनकी कोई मुलाकात सरसंघ चालक से नहीं हुई। कुछ चीजें और हैं सर, जैसे सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री बहुत एक्टिव रहते हैं, उनके ट्विटर हैंडल्स पर मिलियंस सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं। प्रधानमंत्री अभी कुछ महीने पहले तक, जब तक मैंने इसका खुलासा नहीं किया था खबर में, पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, तब तक नरेंद्र मोदी का उनका जो पर्सनल ट्विटर हैंडल है वो RSS.org नाम का जो संघ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसे फॉलो नहीं करते थे। प्रधानमंत्री 2000 अब करने लगे हैं। अभी मैंने अभी इस चीज को फिर से देखा और जांचा परखा, अब वे करने लगे हैं। हो सकता है कोई अगर ये श्रेय देना चाहे तो मुझे दे सकता है कि मेरी खबर के बाद प्रधानमंत्री ने फॉलो करना शुरू कर दिया, मैं ये श्रेय नहीं ले रहा हूं।
अब सवाल ये है कि ये सारी बातें जो हुई हैं कि बीजेपी और माने नरेंद्र मोदी और संघ के बीच, खास तौर से संघ प्रमुख के बीच ये जो रिश्ता है वो बिगड़ा क्यों है? जबकि नरेंद्र मोदी तो संघ के सारे काम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो संघ के एजेंडे में है और मोदी उसे पूरा नहीं कर रहे हो? वे सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन दो चीजें मुझे दिखाई देती हैं। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी का अपना कद लार्जर देन लाइफ हो गया है। संघ मूलतः व्यक्ति नहीं, संगठन के विचार पर भरोसा करता है। संघ में कभी भी व्यक्ति की ऐसी महत्ता नहीं रही है। कोई प्रमुख भी रहा हो, सरसंघ चालक रहा हो, फिर भी ये माना जाता है संघ शक्ति कलयुग है, यानी संघ की शक्ति, सब मिलकर शक्ति है। वहां व्यक्ति की इतनी महत्ता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी महत्ता इतनी बड़ी कर ली है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी स्वयं अपना नाम इतनी बार लेते हैं, इतना इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति अपना नाम नहीं लेता होगा। सारे पोस्टर में सिर्फ नरेंद्र मोदी है। भाजपा सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीरें नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं है। फुल पेज के विज्ञापन छपते हैं, उसमें सिर्फ मोदी की तस्वीरें, मोदी का नाम होता है। मोदी इन की सब गारंटी। चीजों मोदी की गारंटी है, वो बीजेपी सरकार की गारंटी नहीं है। तीसरा एक कारण और है। बीच बीच में नरेंद्र मोदी जी जो मुसलमानों के हितैषी बनने की बातें करने लगते हैं, वो भी संघ को अच्छा नहीं लगता। जबकि संघ जानता है नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हितैषी नहीं हो सकते, पर संघ को ऐसा लगता है कि इसकी भी क्या जरूरत है। भले मोहन भागवत 5 साल में एक बार कह देते हैं मुसलमान भी हमारे भाई हैं, पाकिस्तान भी हमारा भाई है, इसके बावजूद वे प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं सुनना चाहते। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते संघ अपनी अनदेखी से, यानी प्रधानमंत्री की तरफ से जो अनदेखी हो रही है उससे व्यथित है। इसके चलते संघ ने जो सहयोग कर रखा होगा अंदर खाने, उसका जवाब देने के लिए उसके ऊपर एक दबाव, प्रेशर टैक्टिक्स के अंतर्गत जेपी नड्डा से यह बयान दिलवाया गया है। अशोक जी, एक बात और कहूंगा, उसके बाद आपके सवाल को लूंगा, और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो। नरेंद्र मोदी से पहले भारतीय जनता पार्टी के खाते से अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे। वे भी संघ के स्वयंसेवक थे। यद्यपि अटल बिहारी वाजपेयी अपने छात्र जीवन में एसएफआई के कार्यकर्ता थे, हमारे एमएबी कॉलेज ग्वालियर के ही पढ़े हुए हैं वे, लेकिन वे मूलतः बाद में संघ के कार्यकर्ता रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो संघ और प्रधानमंत्री के बीच में समन्वय के लिए एक सेतु बनाया गया था। वो था संघ का नंबर 2 या नंबर 3 सहकार्यवाह इत्यादि। संघ की अपेक्षाएं प्रधानमंत्री को बताएगा, प्रधानमंत्री की अपेक्षाएं या उनकी जो भी चीजें हैं कि वे आगे क्या करने वाले हैं, वो प्रधानमंत्री संघ के नंबर 2 को बताएंगे, नंबर 2 सरसंघ चालक को बताएगा। ये एक तरह का 2 वे सिस्टम रखा गया था। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद इस ब्रिज को, इस सेतु को खत्म कर दिया है। अब संघ की तरफ से सरसंघ चालक के बाद कोई भी सहकार्यवाह या कोई अन्य प्रधानमंत्री से सीधे नहीं मिलता। संघ अपनी अपेक्षाएं, अपनी बातें गृह मंत्री अमित शाह को बताता है, अमित शाह प्रधानमंत्री को बताते हैं, लौटती डाक से प्रधानमंत्री अमित शाह के जरिए संघ तक अपनी बात पहुंचाते हैं। संघ इस बात से भी व्यथित है कि सीधे सरसंघ चालक या सहकार्यवाह की जो पहुंच प्रधानमंत्री तक थी, उसे खत्म क्यों कर दिया गया है। संघ ने इसमें अपनी हेठ ही मानी है। उसको लगा है कि हमको कमतर आंका जा रहा है। यही वजह है कि बीच बीच में संघ भी थोड़े थोड़े करंट देता रहता है। जैसे बिहार चुनाव में, एन चुनाव के वक्त पर डॉक्टर मोहन भागवत ने कह दिया था आरक्षण की समीक्षा करना जरूरी है। अब इस वक्त 3 चरण का मतदान बचा है। कोई वजह नहीं दिखती कि मोदी शाह की बिना मर्जी के जेपी नड्डा ये कह दें कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं, अब हम सक्षम हैं। पहले हम कम थे, अक्षम थे, अब हमारे पास बहुत ताकत है, हम अपने दम पर पार्टी चला सकते हैं। हो सकता है अगले 3 चरणों में अब संघ इसका अपने तरीके से कोई जवाब दे। इंतजार करना होगा कि रेशम बाग से कौन से रेशमी धागे निकल कर आते हैं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल था कि जेपी नड्डा जो हैं वो तो बाकायदा आरएसएस बैकग्राउंड के हैं,
लेकिन जी। अमित शाह का उस तरह का आरएसएस ट्रेनिंग बैकग्राउंड नहीं है जिस तरह का नरेंद्र मोदी का या जेपी नड्डा का या आडवाणी का या फिर अभी तक जो सबसे ऊंचे पद पे यहाँ तक कि प्रोफेसर राजनाथ सिंह, वो प्रोफेसर ही थे, अब नहीं लगाते हैं वो, लेकिन राजनाथ हाँ, सिंह जी का है। तो इन लोगों को मैं जानता हूं, पिछले 30 सालों से हम लोग देख रहे हैं, 35 सालों से, कि ये लोग पूरे आरएसएस की परंपरा में पगे हुए हैं, आते हैं, इनको आरएसएस के कार्यक्रमों में देखा गया है और वहां से आगे बढ़ के कोई छात्र संगठन के माध्यम से कोई कहीं से यहां तक पहुंचा है। अमित शाह जो है उस तरह से, जो इस समय सरकार में नंबर 2 हैं, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि असल में सरकार वही चला रहे हैं अमित शाह जी, उनका उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। एक तो ये मामला है कि ये कितना असर डाल सकता है इस पर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की जो मशीनरी है, खासतौर पे इलेक्शन मशीनरी है, वो अमित शाह की तैयार की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो कोई भी मानेगा। दूसरा ये कि एक और मजेदार बयान था, जो बयान समझ में नहीं आया, मेरे समझ में नहीं आया, जो मोहन भागवत जी ने अभी कुछ दिन पहले दिया था, कि संघ अपना जो 100वां उसका स्थापना दिवस है वो नहीं मनाएगा। जबकि मुझे लगता है कि पिछले 7-8 साल से लगातार दावे, खबरें आती रही थी कि 2025 में ऐसा कार्यक्रम होगा, ये होगा, वो होगा। इन दोनों चीजों को जोड़ के मैं चाह रहा था कि आप अपनी टिप्पणी दें, फिर कुछ एक और चीजों पे बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, पहले शताब्दी समारोह पर बात कर लें। हम सब जान रहे थे, पूरी दुनिया को इस बात की प्रतीक्षा थी कि संघ जब अपने 100 साल पूरे करेगा, तो भारत में कोई ऐसा बड़ा जलसा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। यहाँ तक कि संघ और मोदी के समर्थक तो ये मान रहे थे कि 2025 में अगर मोदी जी रहे, तो भारत के हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा संघ के शताब्दी समारोह में हो जाएगी। लेकिन खुद जब डॉक्टर मोहन भागवत ने ये कह दिया कि शताब्दी समारोह नहीं मनाया जाएगा, आज संघ की जो ओवरसीज ब्रांचेज हैं, दुनिया भर में उनकी शाखाएं हैं। संघ दावा करता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। अगर वो अपना शताब्दी समारोह नहीं मना रहा, तो इसकी कोई छोटी वजह नहीं हो सकती। अशोक जी, हमारे चैनल यही के जब 25 साल होंगे, हम लोग अगर रहे इस दुनिया में, तो हम टीसीएच का जलसा करेंगे ही। छोटी से मेरा छोटी चले तो मैं तो संस्था। 6-6 महीने पे मेरा चले तो 6-6 महीने पे जलसा करता रहूं। बिल्कुल, जलसा बिल्कुल, करने क्यों का नहीं बहाना करना है? क्यों छोड़ना चाहिए? बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है। पर देखिए, छोटी-छोटी स्वयंसेवी संस्था होती है, एनजीओज होते हैं, स्कूल होते हैं, वे अपना शताब्दी समारोह मनाते हैं। शताब्दी तो बहुत बड़ी बात होती है, 25 साल, रजत जयंती, हीरक जयंती, स्वर्ण जयंती सब मनाते हैं। तो शताब्दी समारोह संघ क्यों नहीं मना रहा? ये कोई बहुत छोटी बात और नहीं है। और राकेश भाई, शताब्दी समारोह एक ऐसी चीज है जो मनाना सबके किस्मत में आता भी नहीं है। 100 आता भी साल नहीं है सर। चलते रहना और मतलब एक लेवल मेंटेन करना, वो आसान काम नहीं है। आप मुखालिफ हो या समर्थक हो, लेकिन ये तो किया है आरएसएस ने, कहां से चल के कहां बिल्कुल, पहुंची है। बिल्कुल सही वो बात है। जो बहुत अंग्रेजी कम। में कहते हैं कि दे हैव ऑल रीजंस टू सेलिब्रेट। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। उनके पास सारे कारण है सेलिब्रेट करने के, लेकिन वे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। मुझे उसमें एक कारण जो समझ में आ रहा है, वो कारण है नरेंद्र मोदी की उपेक्षा। मोदी जिस तरह संघ की उपेक्षा कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, उससे शायद मोहन भागवत को लगा होगा, संघ को लगा होगा। अकेले मोहन भागवत ने तो निर्णय नहीं लिया होगा। संघ की प्रतिनिधि सभा अभी हुई थी, हो सकता है उसमें निर्णय लिया गया हो। जैसे पोलिट ब्यूरो होता है कम्युनिस्ट पार्टियों में, ऐसा ही समझ लीजिए उसमें। इसके पीछे उन्हें यह लगा होगा कि अगर हमने शताब्दी समारोह का आयोजन करना चाहा, बिना सरकार की मदद के तो बहुत बड़ा आयोजन नहीं हो सकता। तो सरकार ने अगर मदद नहीं की, प्रधानमंत्री अगर बुलाने के बावजूद नहीं आए, या और उस तरह के जिस तरह के लॉजिस्टिक्स वगैरह की मदद की जरूरत होती है, विदेशों से मेहमान बुलाने हैं। यद्यपि संघ अपने आप में सक्षम है, उसे कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि उसमें पैसे नहीं आयोजन करने के लिए। लेकिन चलते आयोजन में आयोजन बिल्कुल एन दहरी पर आ जाए और सरकार मुंह मोड़ ले उस आयोजन से, तब संघ क्या करेगा? उसका संदेश गलत चला जाएगा। इसलिए इससे बेहतर है कि आयोजन करो ही मत। मेरे अभी तक मुझे जो समझ में आया, यही एक वजह दिखाई देती लेकिन है। यहाँ यहाँ जी। यहाँ मैं आपसे असहमत हूँ। मुझे लग रहा है कि एक और वजह हो सकती है कि अगर आरएसएस ये कार्यक्रम करेगा, तो प्रधानमंत्री मोदी को तो हर हाल में बुलाना ही पड़ेगा, और अगर बुलाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी किसी कार्यक्रम में चले जाएंगे तो वो कार्यक्रम सिर्फ मोदी का होगा। डर ये ये भी भी हो हो सकता सकता है है। कि किसी ऐसे व्यक्ति को कैमरे से ना हटा दें कि आगे आप बता बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कैमरे से हट ही जाते हैं जब मोदी जी होते हैं। तो भले ही मोहन भागवत बगल में हो, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, भूमि पूजन हो, या अन्य कोई आयोजन, कैमरा फिर मोदी जी पर ही रहता है। ये भी एक वजह होगी कि मोदी को वहां बुलाने से मोदी पूरा आयोजन आरएसएस का हाईजैक कर लेंगे। होता है, उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा है, स्वाभाविक है।
वे 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और 2025 में भी अगर वे प्रधानमंत्री रहे तो बहुत बड़ा उनका कद हो जाएगा संघ से। इससे बचने के लिए संघ अपना शताब्दी समारोह नहीं मना रहा होगा। अब आपके प्रश्न का जो पहला हिस्सा था, अमित शाह, बिल्कुल सही बात है कि अमित शाह संघ की पाठशाला से नहीं निकले हैं। अब तक उनके जो तेवर हैं, उनका जो कार्यकलाप का तरीका है, उसमें संघ की कोई छाया दिखाई नहीं देती। अमित शाह हु इज आफ्टर मोदी वाली कतार में पहले नंबर पर है। संघ की नजर में शायद वे पहले नंबर पर नहीं होंगे। संघ की पसंद में नितिन गडकरी हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, राजनाथ सिंह हो सकते हैं, या कोई बिल्कुल अनजान चेहरा भी हो सकता है। देश में इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, किसी को भी बना सकता है संघ आगे, अगर ऐसी संघ की हैसियत बनी रही तो। यद्यपि अब संघ इस हैसियत में नहीं है कि वो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, अपने कोटे से नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी नहीं बनवा सकता। पिछले दिनों कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री जरूर बने जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि संघ की पर्ची से बने हैं, पर उससे नरेंद्र मोदी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अमित शाह अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ या नितिन गडकरी से पहले सबसे बड़ा गति अवरोधक अगर कोई होगा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होगा। रेशम बाग स्थित संघ कार्यालय, संघ मुख्यालय ही नरेंद्र अमित शाह की राह में रोड़ा बनने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जो मोदी और संघ के बीच में दूरी बढ़ रही है, उसके पीछे भी एक कारण ये होगा कि संघ ये संकेत दे रहा होगा कि भाई आप तक तो ठीक है, अमित शाह हमको मंजूर नहीं है। इन सब चीजों का फैसला भी 4 जून को दोपहर तक हो पाएगा कि सही में कोई प्रधानमंत्री इनमें से बनने वाला है या कोई और तीसरा नाम सामने आएगा। जी अशोक। अमित शाह से ही राकेश भाई, अमित शाह की एक चॉइस है मोहनलाल यादव जी, जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मेरे प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं। उस प्रदेश से मेरा रिश्ता मतलब लीगल भी है अभी। तो मोहनलाल यादव जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, शिवराज को हटाया जाता है, उसके बाद मोहनलाल यादव अचानक एक राष्ट्रीय नेता की तरह दिखने लगते हैं। यूपी में आते हैं, बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बनारस संभालता हूं, तुम उज्जैन संभालो। महाराष्ट्र में जाते हैं तो उद्धव ठाकरे पर उल्टे सीधे बयान देते हैं। और भी इस तरह के बयानात जो आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि या तो वाकई उनका कद बहुत ऊंचा हो गया है, या फिर एक जाति के नेता के रूप में जिसका अच्छा खासा पॉलिटिकल इफेक्ट है, उनको जो उभारा जा रहा है वो अपनी पोजीशन गेन कर रहे हैं। लग क्या रहा है मोहनलाल यादव जी का क्या चक्कर है? क्योंकि एक बात मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि कोई शिवराज के नंबर 2 थे, या मध्य प्रदेश में कम से कम मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता था, जो उतना ज्यादा मध्य प्रदेश की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता है, आप तो जानते ही होंगे। तो मेरे जैसे लोग उनका नाम भी नहीं जानते थे, दिल्ली के पत्रकारों के लिए नया नाम था, तो ही वॉज नॉट अ बिग लीडर। लेकिन अब जब उनको एक पोजीशन में ला दिया गया है, मध्य प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री निश्चित रूप से एक बड़ा नेता बन ही जाएगा, बड़ा राज्य है। उसके बाद जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कोई खास वजह या मध्य प्रदेश को लेकर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस? मुझे लग रहा है जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस, और आप बार बार कह रहे हैं आपको उनका नाम नहीं मालूम था, शायद इसीलिए आप मोहनलाल यादव कह रहे हैं। लाल उनके नाम में अगर मार्कशीट में कहीं होगा तो मुझे नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, हो सकता है उनके आधिकारिक दस्तावेजों में मोहनलाल यादव लिखा हो, पर वे डॉक्टर मोहन यादव के नाम से ही जाने जाते हैं। अच्छा, मैंने मेरे ख्याल से कहीं सोशल मीडिया वगैरह पे पढ़ा था, दिमाग में रह गया, अगर मैं गलत हूं तो माफी। नहीं नहीं, मोहन यादव ही लिखा जाता है। तो जी। कुल मिलाकर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद जितनी तेजी से चल रहे हैं, एक तो वो ये भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी तेजी पसंद नहीं की जाती है। मैं संघ के लिए पहले एक मुहावरा इस्तेमाल करता था कि संघ धागे से मक्खन को काटता है, आवाज नहीं होती। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के लिए कहना होगा, मोदी जी भी धागे से मक्खन को काटते हैं, बिल्कुल आवाज नहीं होती उसमें। आप देख लीजिए कितने सारे मक्खन काट दिए गए गुजरात में, उत्तराखंड में, अभी हरियाणा में। तो डॉक्टर मोहन यादव को एहसास नहीं है कि उनके ये बड़बोलेपन से नंबर बढ़ने वाले नहीं, घट सकते हैं। मतलब यद्यपि मोदी जी उनका के बराबर में रख लिया कि वो भी एक शहर संभालेंगे, ये भी एक शहर संभालेंगे। बिल्कुल उनको लगा होगा कि भाई एक वो काशी विश्वनाथ और महाकाल की नगरी उज्जैन, तो उस प्रतीक में प्रधानमंत्री ने कहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को समकक्ष मान लिया। देखिए मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से उनके बयान जिस तरह के आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पार्टी आलाकमान में नंबर बढ़वाने के लिए वे भले इस तरह के बयान दे रहे हों, लेकिन लोगों में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। उनका एक हालिया बयान ऐसा, उसमें एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो बेहद आपत्तिजनक है। मेरी व्यवस्था है, वरना दर्शक समझेंगे नहीं अगर उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के न जाने को
हरामीपन कहा है, ये शब्द किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से दूसरे राजनीतिक दल या वहां के नेताओं के लिए उचित नहीं माना जाएगा। इसकी बहुत आलोचना हो रही है। उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने कह दिया इनको समुद्र में कूदकर मर जाना चाहिए। कल तक उद्धव ठाकरे आपकी पार्टी के सहयोगी ही थे। किसी भी नेता के लिए इस तरह से समुद्र में कूद डूबकर मर जाना या कूदकर मर जाने की बात कहना आपत्तिजनक होता है, लेकिन इसके पीछे वजह समझनी होगी। एक तो मोहन यादव इतने बड़े नेता नहीं थे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में उनसे बड़े और कद्दावर नेता थे, लेकिन 4 बार के मुख्यमंत्री को रिप्लेस करके वे मुख्यमंत्री बने हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ सत्ता का थोड़ा सा अहंकार उनमें आ गया है। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है, नहीं को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। तो प्रभुता पाके खुद मद में आ गए मोहन यादव जी, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन उन्हें थोड़ा बचना चाहिए। अभी तो 6 महीने हुए नहीं उनको मुख्यमंत्री बने हुए। थोड़ा धैर्य रखें, लोकसभा चुनाव के बाद तक इंतजार करें कि मोदी जी कब, अगर मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने तो कितने राज्यों के कौन कौन से मुख्यमंत्री बदलेंगे, इसको कोई नहीं जानता। किसको किसको खट्टर बना दिया जाएगा, किसको खट्टर बना दिया जाएगा, कोई नहीं जानता। अरविंद केजरीवाल ने जरूर दूध में नींबू निचोड़ दिया है योगी आदित्यनाथ का नाम लेके कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो 2 महीने में योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो मोहन यादव को भी अभी इतना निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा काम को साबित करना है। अभी मध्य प्रदेश में उनके सामने इतना बड़ा टारगेट है कि 2019 के रिकॉर्ड को अगर कायम रखना है तभी आपके मुख्यमंत्रित्व को सराहा जाएगा। वरना अमित शाह तो मध्य प्रदेश में आकर ये कह गए हैं कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में कम मतदान होगा, प्रतिशत कम रहेगा, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। और उस आधार पर तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री खतरे में हैं। अभी से मध्य प्रदेश में, भोपाल में ऐसी खबरें छप रही हैं कि अगर परिणाम ऐसा निकला, अगर 3-4 सांसद भी कांग्रेस के जीत गए, कहीं हार भी गए लेकिन मतदान कम हुआ था, तो भी अमित शाह जैसा कह गए मंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ सकती है। तो मोहन यादव को भी 4 जून तक इतना इंतजार तो करना चाहिए कि सीधे एकदम प्रधानमंत्री के समकक्ष अगर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कोई बहुत परिपक्व राजनेता की निशानी नहीं दिखाई देती, अशोक जी। तो अमित शाह स्कूल मास्टर की तरह बिल्कुल चलाते हैं, जिसका होमवर्क पूरा नहीं पाया जाएगा कल उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। आरएसएस की अपनी स्टाइल ये नहीं रही है। आरएसएस मैं जानता हूं क्योंकि मेरी 8वीं तक की पढ़ाई शिशु मंदिर में हुई है, और जिस इलाके से मैं आता हूं आरएसएस का हमेशा से असर रहा है, तो मैं उनके कामकाज करने के तरीके को, बाकी सारी चीजों को जानता हूं। एक और चीज है जो राकेश भाई शायद नहीं कहना चाह रहे थे, या फिर छूट गई होगी, या फिर हो सकता है कि मैं इसको इस तरह से देखता हूं वो ना देखते हों। जो पॉम्प एंड शो है, दिखावा बहुत ज्यादा है, ये आरएसएस के कल्चर में कभी नहीं रहा है। बिल्कुल सही। मैंने आरएसएस के बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन सादा मंच होता है, उस पर एयर कंडीशन नहीं लगा होता है, सामान्य धोती कुर्ता में या फिर उनका जो गणवेश होता है उसमें उनके लोग आते हैं, बड़े से बड़े नेता। तो दिखावा, चमक, ये सारा कुछ जो आया है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, जिसको 5 सितारा कल्चर कहते हैं, हो सकता है कि उससे भी, और सब मिला जुला के मामला वही है जो राकेश भाई ने कहा कि आरएसएस की छत्र छाया से बड़ी छत्र छाया हो गई है नरेंद्र मोदी जी की, जो भाजपा के नेता भी हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका सहारा सिर्फ ये है कि मोदी के नाम पे जीत जाएंगे। हालत ये है कि कंगना रनावत कहती हैं कि 3 घंटे सोते हैं, 1 टाइम खाते हैं। तो अब कोई 3 घंटे सोए या 6 घंटे सोए, इससे जनता को क्या फर्क पड़ना है। लेकिन वो सब यही बताता है कि मोदी नाम इकलौता सहारा है, आरएसएस उतना बड़ा सहारा नहीं है। और एक आखिरी बात मैं कह दूं कि जिस तरह से प्रवासी पक्षी आ आकर जहाज पर बैठे हैं, आप चूहे कहना चाहें वो आपकी मर्जी है, मैं पक्षी ही कहूंगा। तो जो पक्षी आके बैठे हैं, जिनका ना आरएसएस से कोई कभी मतलब रहा है, ना आरएसएस की विचारधारा से कोई मतलब रहा है, वो बस अपने फायदे के लिए हिंदू मुसलमान हेट फैलाना और ये सारा कुछ कर रहे हैं, वो कभी आरएसएस के लोग रहे नहीं हैं। तो वो एक बैलेंस भी मेरे ख्याल से डिस्टर्ब हुआ है, जिसमें कांग्रेस से आए हुए, सपा से आए हुए, आरजेडी से आए हुए, फिल्म से आए हुए, खेल से आए हुए, ऐसे तमाम लोग शामिल होकर महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिनका आरएसएस से कभी कोई लेना देना नहीं था। अब ये नूरा कुश्ती है या फिर वाकई की कुश्ती है, इससे कुछ निकलता है, या फिर हवा में चलती खबरों के साथ साथ ये भी खबर गायब हो जाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर राकेश पाठक से बात करते समय मैं थोड़ा सा अलग इसलिए बात करता हूं क्योंकि मैं उनको लंबे समय
से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि उनकी विशेषज्ञता का सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं है, इतिहास भी है, इतिहास से आगे की भी चीज़ें हैं। तो उनसे बात करते हुए कई बार मैं राजनीति से इतर बात करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को पसंद आता है, आप देखते रहते हैं। समर्थन अपना बनाए रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। वो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वाली बात मैं नहीं कहूँगा, वो आप लोग जानते हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि आप सुनते हैं, इसलिए हम बोल पाते हैं। आपकी ताकत हमारे पास है, इसलिए हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर बोल पाते हैं। और यकीन रखिए, 4 जून के बाद भी कोई भी सरकार आ जाए, हम ऐसे ही बोलते रहेंगे जब तक जबरन हमारी जबान बंद न कर दी जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राकेश भाई। थैंक यू।